हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सर्किट्स होते हैं अल्टरनेटिंग करंट जिनमें हम फ्लो कर सकते हैं, क्या क्या सर्किट में लगा होता है, और हमारा जो पर्पज है इसको पढ़ने का पर्पज ये है कि सर्किट में क्या जुड़ा है उसके आधार पर वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है और उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो हमारा मेन पर्पज रहेगा कि सर्किट में क्या क्या जुड़ा है उसके आधार पर कि करंट आगे चल रहा है या फिर वोल्टेज आगे चल रहा है, ये चीज़ हम प्रूव करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला आपको ये समझ लेना है क्या क्या जोड़ सकते हैं। रेजिस्टेंस, यहाँ पर तीन चीज़ें आपको जोड़ के दिखाई जाएंगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम जुड़ते हैं, मेनली जो सर्किट होते हैं उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी कि इंडक्टर लगा दें जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल होगा, रजिस्टर यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगा, और कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी होगा। तो एल आर सी इस टाइप से सर्किट बनाते हैं कि सर्किट में अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस है, ठीक है, कौन आगे है। अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है, प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, तब वोल्टेज और करंट में कौन आगे चल रहा है, या फिर प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है तब करंट और वोल्टेज में कौन आगे चल रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दो दो जोड़ करके देखेंगे, एल और आर लगा देंगे, एल और सी लगा देंगे, सी और आर लगा देंगे, फिर देखेंगे वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस है। इसके बाद हम तीनों एक साथ जोड़ करके देख लेंगे, एल सी आर, ठीक है। तो इस टाइप से हम बहुत सारे सर्किट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें प्योर रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास अगर फिर ऐसा सर्किट है when circuit contains only pure resistance कैपिटल आर, अगर परिपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस होता है हम देखेंगे। यानी कि हम एक सर्किट कंटेन कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास सर्किट है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंबल याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। अगर कभी भी इस टाइप का सिंबल आपको दिखे तो इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का ये सिंबल होता है, जो सोर्स है जो करंट दे रहा है, ठीक है, या जहां पर पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। यहां पर मान लेते हैं सोर्स का जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कितना लगाया गया। ऐसा सर्किट है जिसमें प्योर रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। अगर प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो जितना पोटेंशियल हम यहाँ लगा रहे हैं, सोर्स का जो पोटेंशियल है वही इस रेजिस्टेंस के एंड्स का पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। अप्लाइड पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, potential at the ends of R, V equal to I R। अगर यहाँ पे इस पोटेंशियल से इस रेजिस्टेंस में V पोटेंशियल लगाए जिससे I करंट फ्लो हो, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ओके। तो यहां से पोटेंशियल तो मैंने लगाया, कितना लगाया, V इक्वल टू लगाया V नॉट साइन ओमेगा टी, इतना मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके एंड पे अगर इसमें करंट आई फ्लो रही है तो इसके एंड पे जो पोटेंशियल मिलेगा V इक्वल टू आई आर,
according to Ohm's law, V is equal to, since V is equal to IR, I is equal to V upon R. What is the value of V? V naught sin omega t upon R. V naught upon R. This is the maximum value of current, and maximum value of current is written as I naught, where V naught upon R is equal to I naught. Then we get I is equal to I naught sin ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया V नॉट साइन ओमेगा टी, और जिससे इसके एंड्स पे जो पोटेंशियल अप्लाई हुआ और उससे इसमें सर्किट में जो करंट फ्लो हुई, तो करंट जितनी फ्लो हुई I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया। तो हम दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो इसका इक्वेशन V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन को देख के लगता है कि ये दोनों सेम फेज में, समान कला में है, ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें प्लस फाई है ना तो इसमें माइनस फाई है, या इसमें फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जब सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगा होता है उस समय करंट और वोल्टेज समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। अगर ऐसा है तो हम इसका जो ग्राफ है किस तरीके से दिखाएंगे, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इधर को हम V और I लेंगे, इधर को हम एंगल ले सकते हैं, इसको हम ओमेगा टी कह दें, ठीक है। करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। अगर हम एंगल ले रहे हैं, टाइम पीरियड भी यहाँ ये कितना होगा पाई, ये 2 पाई, इस तरीके से। जब करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो है, क्योंकि सेम फेज में है। वोल्टेज का V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आएगा, ओके, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें दोनों का फेजर डायग्राम भी बनाते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, इस ग्राफ में ये I का ग्राफ है, ये V का ग्राफ है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V नॉट, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट, ओके। अगर हम इसका फेजर डायग्राम यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं कला आरेख, करंट और वोल्टेज की कला को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो करंट और वोल्टेज दोनों जो हैं कितने फेज से हैं, ओमेगा टी, दोनों का फेज कितना है, ओमेगा टी। तो ये फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि सर्किट में हमेशा करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, वोल्टेज का ज्यादा होता है। तो ये करंट की वैल्यू है आई नॉट और ये वोल्टेज की वैल्यू थोड़ा सा आगे होगी V नॉट, ठीक है। इधर को हमने करंट लिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V। दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, ओके। इसमें हमने वोल्टेज और करंट को फेज में दिखाया है कि वो सेम फेज में है, ओमेगा टी, दोनों का फेज ओमेगा टी है, ओके।